आजकल सिर्फ यूपी बिहार ही नहीं बल्कि भारत के अधिकांश राज्यों में जनता द्वारा सरकार से एक विशेष मांग की जा रही है और वो मांग है अहिर रेजिमेंट को लेकर। आज के हम इसी स्पेशल एपिसोड में जानेंगे कि आखिरकार अहिर रेजिमेंट है क्या, आखिर जनता जो है अहिर रेजिमेंट की मांग क्यों कर रही है, क्या सच में अहिर रेजिमेंट बनना चाहिए और क्यों बनना चाहिए। इसके अलावा क्या था रेजंगला का युद्ध, क्यों है रेजंगला का युद्ध खतरनाक और क्यों जानना जरूरी है सबके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, आज आप जो भी है, आखिर ये रेजंगला है क्या। तो रेजंगला लद्दाख एरिया का ही एक चुशुल सेक्टर पड़ता है, वहाँ लद्दाख में, भारत के लद्दाख क्षेत्र का ही एक पहाड़ी इलाका है। ठीक है, लद्दाख एक पहाड़ी, यहाँ जो रेजंगला है, रेजंगला एक पहाड़ी इलाका पड़ता है जो कि लद्दाख में पड़ता है। इसकी ऊंचाई लगभग 13,000 फीट से भी अधिक है और यहीं पे एक घटना घटता है 1962 में, 18 नवंबर 1962 को। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय, मेरा नाम है मिस्टर पवन और मेरे कैमरे के पीछे हैं दीपक जायसवाल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक 18 नवंबर 1962 को, आप जानते हैं कि भारत चीन के बीच युद्ध हो रहा था और यहीं पे 1962 में एक घटना घटित होता है। यहाँ पे एक मेजर रहते हैं शैतान सिंह। नाम सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन ये भी बिल्कुल बहादुर और निडर व्यक्ति थे। शैतान सिंह इस मेजर का कमांड संभाल रहे थे और उस चुशुल सेक्टर के ऊपर जो रेजंगला है, यहाँ पे 13 कुमाऊं की एक बटालियन चार्ली कंपनी रहती थी। इस चार्ली कंपनी में टोटल 124 जवान थे, टोटल शैतान सिंह समेत, मतलब मेजर समेत 124 जवान थे। यहीं पे एक घटना घटित होता है कि मेजर साहब को उनके ब्रिगेडियर बुलाते हैं और बोलते हैं कि आपके ऊपर चीनियों का आक्रमण होने वाला है, आप अपनी पोस्ट को लेकर पीछे चले जाइए, क्योंकि पता है चीनी लोग 3,000 थे और मात्र हमारी इंडियन आर्मी 124 थी। मेजर साहब को पता था कि अब हम तो जीतने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी जो शैतान सिंह मेजर थे उन्होंने अपने ब्रिगेडियर से कहा कि साहब हम अपने इस युद्ध में मरना पसंद करेंगे लेकिन पीछे नहीं जाएंगे। और जैसे ही अपने आते हैं पोस्ट रेजंगला पे, यही बात सारे सैनिकों को बताते हैं और जितने भी सारे सैनिक थे सबका यही कहना था कि हम इस पोस्ट को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। उसमें से एक व्यक्ति के, एक जो फौजी थे, उसकी बातों को आप सुनिएगा तो आपको लगेगा कि यार हम भारत भूमि में जन्म लिए हैं और भगवान को आप धन्यवाद दीजिएगा कि काश आने वाले टाइम में भी हमें हिंदुस्तान में ही जन्म देना। वहाँ का एक फौजी बोलता है, साहब हम पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा बाप भी फौजी था, मेरे दादा भी फौजी, और जब मैं जिस गांव से आता हूँ उस गांव का हर व्यक्ति फौजी रहता है। और जब मैं अपने गांव लौट कर जाऊंगा तो मेरे गांव के लोग ये नहीं समझेंगे कि जो मैं मेरे सीनियर का ऑर्डर फॉलो करके आया हूँ, बल्कि मैं घर पे जाऊंगा तो मेरा बाप मुझसे गले नहीं लगेगा, मेरी बीवी मुझसे बात नहीं करेगी और जो मेरा बच्चा है वो मेरे पास दौड़ कर नहीं आएगा। साहब हम इस पोस्ट पे मरना पसंद करेंगे लेकिन लौट कर नहीं जाएंगे। इस बात को जब आप फील कीजिएगा तो आपको महसूस होगा कि क्या उस सैनिक के दिल पर उस समय बीत रहा होगा, या फिर ऐसे थे हमारे इंडियन आर्मी और आज भी ऐसे ही बहादुरी के साथ लड़ते हैं। उसके बाद मेजर साहब ने सबको बोला कि देखिए इस युद्ध में हम विजयी हो या ना हो लेकिन वीर गति होंगे, ये मुझे पता है। मतलब मेजर साहब को पता था कि सामने वाला व्यक्ति 3,000 है, उस समय जो चीनी सेना थी वह 3,000 थी। मेजर साहब को पता था कि चीनी सेना 3,000 है और हम मात्र 124 है, मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन ये अपने दम पे लड़ते रहते हैं। आगे की खबर आती है कि रात का 3:30 बज रहा था, रात नहीं उसे सुबह ही बोलेंगे, सुबह का 3:30 या 4 बज रहा था। उस समय रेडियो ऑपरेटर का एक आदेश आता है शैतान सिंह को कि साहब चीनियों ने आक्रमण कर दिया है, और उस समय मात्र जो चीनी थे 300 मीटर की दूरी पर थे। ऐसा लगने लगा कि अब तो आक्रमण होने वाला ही था, लेकिन मेजर साहब ने अभी भी एक ही ऑर्डर दिया, नो फायर। अगला फिर कुछ समय बाद रेडियो ऑपरेटर का खबर आता है कि साहब चीनी सेना अब मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। फिर मेजर साहब का वही जवाब आया, नो फायर। इसके बाद 100 मीटर का दूरी पर आए, मेजर साहब का सेम जवाब था, नो फायर। जैसे ही मेजर साहब के पास सामने दिखाई देने लगते हैं, मात्र चीनी सेना 30 से 50 मीटर के थे, तब मेजर साहब ऑर्डर देते हैं फायर, और उस समय चलने लगता है जो भी लड़ाई होता है।
और उस समय लड़ाई इतना भयानक होता है कि मात्र 124 सेना जो थे 3000 सैनिकों को पीछे धकेल दिए और ऐसा माना जाता है कि 7 बार जो चीनी सेना थी वो पीछे हट गई थी। उसके बाद में यहाँ होता है कि चीनी सेना काफ़ी मारे गए थे, लेकिन दुख की बात यह है कि इस 124 में से अब भारत के पास मात्र 25 से 30 सेना बचा हुआ था, बाकी सब शहीद हो गए थे क्योंकि ये इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, 3000 थी। इसके अलावा अपने इंडियन आर्मी के पास उतना ज़्यादा गोला बारूद या फिर हथियार भी नहीं थे क्योंकि, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रेजांगला है, ये रेजांगला काफ़ी ऊंचाई 13,000 फीट पे यहाँ जवान चढ़े हुए थे और यहाँ का तापमान लगभग रहता है, आज भी रहता है 30 से 40 डिग्री, -30 से 40, ठीक है, -30 से 40 मतलब हड्डी काटने वाली जो ठंड रहती है। और इस ठंड में हमारे आर्मी के पास इतना सुविधा नहीं रहता है। ऐसा कहा जाता है कि जब इतना बचता है और हमारे सारे गोले बारूद ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद में जो अपने आर्मी रहते हैं वो अपने बंदूक का, देखिएगा स्क्रीन पे चल रहा होगा आपके, एक बर्नर होता है बंदूक का, उसमें एक चाकू लगा होता है और उस चाकू से ही सारे दुश्मनों को मारना शुरू करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसा चीनी का जैकेट था जिसमें चाकू मारा गया तो वो चाकू ही टूट जाता था। मतलब इतने ज़्यादा खतरनाक और जो थे पावरफुल उन लोगों के मतलब की वर्दी थे, यूनिफॉर्म थे। लेकिन इंडियन आर्मी के पास ऐसा कुछ नहीं था। एक तो ऐसा जूता था इंडियन आर्मी के पास, बिल्कुल पीटी कराने वाला जूता कि बर्फ पर चलने पर उसके अंदर पानी आ जाता था, ये स्थिति थी। लेकिन फिर भी इन्होंने लड़ते रहा। उसके बाद में होता है, यहीं पे एक अपने इंडिया में एक गाना बनता है, हम कि थी खून सी लथपथ काया फिर भी बंदूक उठाकर 10-10 को एक ने मारा। ये गाना शायद आप सुने होंगे, जरूर सुने होंगे। यही पे ये गाना बना था, इसी युद्ध के लिए वो गाना बनाया गया था। उसके बाद शुरू होता है कहानी और पूरे यहाँ के लड़ाई लड़ते जाते हैं। और इसी समय लड़ाई लड़ते समय मेजर शैतान सिंह को एक गोली लग जाती है और 2 फौजी जाकर इनको किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। लेकिन कुछ समय मेजर साहब को पता रहता है कि हमारी मौत तय है, क्योंकि इन मेजर साहब को एक मशीन गन से इनकी पेट में गोली लगी थी और इनकी आंतें बाहर निकल चुकी थी। लेकिन फिर भी ये मोटिवेट करते रहे कि हाँ तुम्हें लड़ना है। उसके बाद में कुछ समय बाद मेजर साहब की मौत हो जाती है और जो व्यक्ति आता है, जो फौजी होते हैं, वो आते हैं अपने एक छोटे सीनियर के पास, हवलदार साहब के पास। बोलते हैं हवलदार साहब, जो अपने मेजर साहब थे अब इस दुनिया में नहीं रहे। उस मेजर को उस हवलदार को भी गोली लगी थी, लेकिन वो हवलदार ने एक बात बोला कि देखो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेजर साहब की लाश को चीनियों तक नहीं पहुंचना चाहिए, मतलब चीनी तक वो लाश नहीं जाना चाहिए। ऐसा करते थे। उसके बाद में कुछ समय बाद ऑर्डर फॉलो करने के लिए जो 2 फौजी थे उस मेजर साहब की लाश को बर्फ में छुपा देते हैं और उसके ऊपर लेट जाते थे। समझिए कि -30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, मतलब कि क्या कहा जाए, इंडिया के लोग या फिर इंडिया के हर क्षेत्र में इतना ठंडा होता ही नहीं। उस बर्फ पे लोग लेटते हैं। उस फौजी की उम्र मात्र 19 से 20 साल थी, काफ़ी कम उम्र था। उसके बाद में ऐसे होता है और टोटल जब लड़ाई खत्म होती है लगभग एक दिन में, ऐसा कहा जाता है कि जो 124 जवान थे, 124 में 114 मारे गए थे। ठीक है, 124 में से 114 मारे गए। और सबसे बात खास ये है कि ये जो 114 मारे गए वह अहिर थे। और यही रीजन है, ठीक है, यही रीजन है कि आज जो अपने इंडिया में अहिर रेजिमेंट की मांग की जाती है। सबसे बड़का रीजन यही है कि जो 124 में से 114 मरने वाले थे वो अहिर थे। और रेजिमेंट इस हिसाब से बनाया जाता है कि किसी व्यक्ति के राज के आधार पर उस व्यक्ति के हौसला को बढ़ाने के लिए। और आज जो अहिर रेजिमेंट की मांग हो रही है वो इसीलिए बढ़ाया जा रहा है कि जो भी अहिर वीर अहिर हैं उनको पता चल सके कि हमारे जो भी इंडियन आर्मी थे या फिर जितने अहिर थे उन्होंने कितनी वीरता से उतने सारे सैनिकों का सामना किया था। रीजन यही है, आज अहिर रेजिमेंट की मांग हो रही है। और अहिर रेजिमेंट की मांग जायज भी है। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान आज अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहा है और अहिर रेजिमेंट होना चाहिए। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ।